जय हिंद, जय सुभाष। दोस्तों, आज मैं जिस टॉपिक पे बात कर रहा हूँ वो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। ब्याज से संबंध है इसका। अधिकतर बैंक कर्मचारियों से बात होती है तो ये टॉपिक आता है, ब्याज का मामला, कि ब्याज अपराध है। अपराध है क्यों है? इसका कारण ये है कि आरबीआई और वित्त मंत्रालय ने हमको लिख के दिया है आरटीआई में कि ब्याज छापने की कोई मशीन नहीं होती, अर्थात ब्याज छपता नहीं है। जब ब्याज छपता नहीं है तो उसको दिया और लिया कैसे जाएगा? जब कोई चीज़ अस्तित्व में है ही नहीं तो हम उसको कैसे ले सकते हैं और कैसे दे सकते हैं? तो ये ब्याज जो है एक तरीके से हवा में लूट का बहुत बड़ा माध्यम है, सबसे बड़ा माध्यम यही है। इसमें मैं बताना चाह रहा हूँ, जैसे आरबीआई से जब आरटीआई लगाई, पूछा गया कि आज तक आपने कितने रुपए की करेंसी छापी है, तो बताते हैं कि 35 लाख करोड़, 35 × 10⁻13। इसका मतलब होता है 35 लाख करोड़ के करीब इन लोगों ने, आरबीआई ने करेंसी छापी है। तो ये एक तरीके से मूल है। अब ये जो ब्याज लगाते हैं, X% ब्याज लिखा है, ये मतलब X% इसलिए लिखा है क्योंकि ये कम बढ़ करते रहते हैं। कोई बैंक कितना ही लगाती है, कोई कितना ही लगाती है, इस तरीके से ये ब्याज कैलकुलेट करते रहते हैं। और ब्याज लगा लगा के आज इन्होंने लगभग 260 या 255 लाख करोड़ रुपये कर्जा जो है भारत की जनता को दे रखा है। तो यहाँ से हम ये देख रहे हैं कि जो 35 लाख करोड़ जो करेंसी है वो तो हमारी एक तरीके से मूल है, लेकिन उसके ऊपर जो है वो रुपया छपा ही नहीं है। जो ब्याज इन्होंने X% ब्याज पे इन्होंने 220 लाख करोड़ या उससे कम बढ़ कुछ भी हो सकता है, लगभग थोड़ा बहुत, लेकिन अप्रॉक्सीमेट इतना है जो लोन के रूप में पूरे भारत में है, भारत के लोगों पर है। ये तो हकीकत में है ही नहीं। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये मूल केवल 35 लाख करोड़ छपा है, उसके ऊपर तो छपा ही नहीं। इसका मतलब ये है कि पूरा भारत भी अगर चाहे सारा पैसा अगर जमा कर दे, पूरे भारत का एक एक पैसा जमा कर लिया जाए तो 35 लाख करोड़ रुपए ही जमा होंगे। उसके ऊपर का जो 220 लाख करोड़ रुपए जो है, जो ब्याज के रूप में आरबीआई ने जनता पे लोन लाद रखा है, तो ये कहाँ से जमा होगा? ये तो जमा हो ही नहीं सकता, ये असंभव है। इसलिए जिस चीज़ का अस्तित्व ही नहीं है उसको लिया और दिया कैसे जा सकता है? ये सोचने वाली बात है। ये एक तरीके से बहुत बड़ा अपराध है बैंकों का जो ब्याज है। अब बात करते हैं कि भाई बैंक वाले कहते हैं कि इस तरीके से तो सरकार जो है वो कर ले रही है, तो जब कर ले रही है तो वो भी एक तरीके से बढ़ रहा है, एक्स्ट्रा होगा। तो मैं आपको यहाँ पर स्पष्ट कर दूँ, देखिए, सरकार जो कर लेती है वो इंटरनल होता है, यानी कि हमारी कमाई के अंदर से लेती है। और ये जो बैंक होती है वो क्या करती है, वो जो पैसा अपना देती है उसके ऊपर ब्याज लगाती है। यहाँ पर देखिए, मूल के ऊपर इतना सारा ब्याज बढ़ गया। अगर ये वास्तव में मूल के अंदर से लिया गया होता तो ये ऊपर का अमाउंट, जो लोन का अमाउंट है 220 लाख करोड़, ये बढ़ता ही नहीं। हमेशा जो है ये 35 लाख करोड़ रुपए ही रहता घूम फिर के। लेकिन ऐसा नहीं है, ब्याज जो है वो मूल के ऊपर लगता है, और जिसके कारण मूल के ऊपर एक अमाउंट बढ़ती चली जाती है लोन के रूप में, जो हवा में होती है, जिसका कोई अस्तित्व नहीं होता, और लोग जो हैं उसी को चुकाने में लगे रहते हैं, कर्जे में दबे रहते हैं और वो चुका नहीं पाते। उसका कारण ये है, वो चुका इसलिए नहीं सकते क्योंकि वो होता ही नहीं है। जो चीज़ अस्तित्व में नहीं है वो कहाँ से लाओगे आप? पर सरकारी कर जो होता है वो इंटरनल होता है, यानी कि जो हमारी कमाई होती है उसके अंदर से लिया जाता है। ये दो प्रकार का होता है, एक इनडायरेक्ट और एक डायरेक्ट। डायरेक्ट कर जैसे कि हमारा जो कोई आदमी मेहनत करके या सर्विस करके जो पैसा कमाता है साल भर में, उस पर लगता है। मान लीजिए किसी आदमी ने 12 लाख रुपए कमाए, 12 लाख में लगभग 8 लाख पर छूट होती है, कम बढ़ भी हो सकती है, हर साल ये अप डाउन होती रहती है। तो 12 लाख से ऊपर मान लीजिए जो 8 लाख से ऊपर जो 12 लाख तक की अमाउंट है, 4 लाख अमाउंट बची, उस पर सरकार ने
10% का टैक्स लिया, तो 4 लाख अमाउंट पर 10% का टैक्स हिसाब से मानेंगे तो 40,000 रुपये हो गया। अब ये 40,000 रुपये उसकी 12 लाख की जो कुल कमाई है उसके अंदर से घट जाएगा, यानी कि अब उसकी जो मेन कमाई है वो उसके पास जो पैसा बचेगा वो 11.60 लाख बचेंगे, यानी कि 11 लाख और 60,000 रुपये बचेंगे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं सीधे सीधे कि उस व्यक्ति की कमाई में जो पैसा था उसके पास वो कम हो गया है। उसने 40,000 रुपये उसको दे दिए हैं और उसके पास अब खर्च करने के लिए मात्र जो है 11.66 लाख रुपए ही बचे हैं। तो यहाँ पर आदमी की कमाई के अंदर लग रहा है, कमाई के ऊपर नहीं लग रहा। तो एक तो ये बात है। दूसरा होता है इसका इनडायरेक्ट टैक्स, जिसे हम जीएसटी करते हैं या सेवा या वस्तु शुल्क कहते हैं। तो ये जो होता है ये क्या होता है कि सरकार इसमें ज़्यादातर माध्यम होती है। सरकार इस पैसे का यूज़ जरूर करती है, लेकिन घुमा फिरा के उस पैसे को वो क्रेता और विक्रेता के बीच देती रहती है, लेती रहती है। जैसे कि यहाँ सरकार है, ये विक्रेता है, ये क्रेता है, तो सरकार क्या करेगी, विक्रेता से लेगी, क्रेता को दे देगी और क्रेता फिर विक्रेता को दे देगा। तो ये एक सर्किल चला रहता है। और इसमें कुछ अगर अंश मात्र कुछ पैसा बचता भी है तो वो सरकार जो है समाज के हितों के लिए या विकास के कार्यों में लगा देता है। वो इनडायरेक्टली फिर से जनता के पास ही पहुंच जाता है और बाद में फिर जनता से टैक्स के रूप में जाता है और फिर वो इसी प्रकार से घूमता रहता है। यानी कि ये पैसा जो होता है वो कांस्टेंट होता है। जो समाज के अंदर पैसा है तो वो कांस्टेंट है। पब्लिक के बीच में वो पैसा कंबड़ होता रहता है, सरकार के पास भी पैसा कंबड़ होता रहता है, कभी आता है कभी जाता है। ऐसी पब्लिक के पास वो कभी कमाती है कभी खर्च कर देती है, वस्तु कभी खरीदी जाती है कभी बेची जाती है। लेकिन ये पैसा जो होता है वो कांस्टेंट रहता है। कांस्टेंट मतलब वो नियत रहता है। अब उसकी जो एक मुद्द है पूरे भारत की वो एक ही रहती है, बस वो घूमती रहती है। लेकिन जो सरकार टैक्स लेती है वो वास्तव में हमारी कमाई के अंदर से लेती है। इसलिए वहाँ पर सरकार के मुनाफे की बात आती ही नहीं है या पैसे के बढ़ने की बात आती नहीं है। यहाँ पर पैसे का उत्पादन नहीं होता। दूसरी बात आती है कि जनता का मेहनताना। लोग कहते हैं कि मान लीजिए हमने किसी बंदे को 10 लाख रुपए अगर 1 साल के लिए दे दिए तो क्या हमारा हक नहीं बनता है कि हम उसके बदले में कुछ मेहनताना हासिल करें? हाँ भाई, हक बनता है। मैं भी कहता हूँ कि कोई बंदा अगर पैसा देता है तो उसका हक बनता है। तो हक बनता है तो इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आप उससे जो पैसा दे रहे हैं उधार या लोन पे ब्याज रहित, उसके बदले में आप उससे एक मुश्त शुल्क ले सकते हैं, फीस ले सकते हैं। जैसे कि सरकार के सारी डिपार्टमेंटों की अपनी फ़ीस होती है, कोई काम हर काम की फ़ीस होती है। ऐसी भाई आप 10 लाख रुपए दे रहे हो तो एक मुश्त फीस के रूप में आप उससे पैसा ले सकते हो, लेकिन आप ब्याज नहीं ले सकते। पैसे से पैसा नहीं कमा सकते, ये क्लियर है। अगर आप पैसे से पैसा कमाएंगे तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कंपनी में पैसा लगा रहे हैं, उत्पादन कर रहे हैं, उत्पादन करना छोड़ देंगे। वो क्यों भाई? फैक्ट्री लगाएंगे, उसमें मशीन लगाएंगे, मैन पावर रखेंगे, उसका मेंटेनेंस करवाएंगे, सरकार को टैक्स देंगे, दुनिया भर का काम करेंगे। क्यों करेंगे? वो एक छोटी सी बैंक खोल देंगे और उसमें छोटा सा स्टाफ रख देंगे और उससे ब्याज के रूप में पैसे कमाने लगेंगे। एक तरीके से ये धंधा बन जाएगा और आजकल ये हो भी रहा है। आप देख रहे हैं ना, एक बाढ़ सी आई हुई है समूह वालों की, NBFC की, इन सारे लोगों की। जो मैन्युफैक्चरिंग लोग कर रहे हैं तो मैन्युफैक्चरिंग ना करके सीधे बैंक खोलेंगे। जब आदमी पैसे से पैसा कमाने लगेगा फिर तो लाइसेंस लेंगे और पैसे से पैसा कमाएंगे। फिर आदमी क्यों खाने पीने की चीज़ बनाएगा? क्यों फिर वो चलने फिरने के उत्पादन बनाएगा, मशीनें बनाएगा? क्यों बनाएगा? कोई ज़रूरत ही नहीं है। फिर तो वो पैसे से पैसा कमा लेगा, क्यों वो फैक्ट्री लगाएगा? यही चीज़ है। होता क्या है कि मेहनत जो पैसा आदमी कमाता है वो जो तरीके से कमाता है, या तो वस्तु को बेचकर कमाएगा या फिर शारीरिक परिश्रम करके वो पैसा कमाएगा। परिश्रम करके या वस्तु को बेच के वो जो पैसा कमाता है उसको मेहनताना या लाभ कहते हैं। और उसको खर्च किस में करता है? विक्रय में करता है, क्रय में करता है। किसी चीज़ को खरीदेगा, इस तरीके से फिर थर्ड पार्टी जिस बंदे से वो माल खरीदेगा वो उसके लिए लाभांश और मेहनताना हो जाएगा। इस तरीके से फिर वो किसी को
सामान बेचेगा या परिश्रम करवाएगा अपने यहाँ, तो उसके बदले में पैसा देगा। तो ये एक सर्कल है, ये चलता रहता है। लेकिन करेंसी से सीधे सीधे एक तरीके से कोई भी पैसा नहीं कमा सकता। कमाते हैं, मेरा मानना है कि वो इल्लीगल है, गैर कानूनी है, क्योंकि करेंसी से करेंसी नहीं कमानी चाहिए, क्योंकि एक तो उसका उत्पादन नहीं होता है, तो जब उत्पादन नहीं होता है तो ब्याज के रूप में हम वो पैसा ले नहीं सकते किसी भी कीमत में। दूसरी बात, अगर हम ऐसा करते हैं तो जाहिर सी बात है समाज में जो संपन्न लोग हैं वो लोग फैक्ट्रियां ना लगा के और किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन ना करके जो सीधे सीधे पैसा कमाने लगेंगे, बैंकें खोलने लगेंगे। इसीलिए मैं कहता हूं कि बैंकिंग का कार्य सेवा कार्य है, और ये इतना बड़ा सेवा कार्य है, इतनी जिम्मेदारी का सेवा कार्य है कि इसको प्राइवेट सेक्टर को देना ही नहीं चाहिए। प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट पब्लिक कोई भी बैंकिंग सेवा कार्य नहीं करनी चाहिए। ये सिर्फ और सिर्फ 100% सरकार के अंडर से ही होनी चाहिए, सरकार के अंडर में होना चाहिए, परंतु ऐसा है नहीं। और उसी का दुष्परिणाम है कि आज इतना सारा कर्जा लोगों पर लगता चला जा रहा है ब्याज के रूप में, हवाई पैसे के रूप में। और देखिए, ये जो मैं बात कह रहा हूँ कि लोग जो है क्या कहते हैं, उत्पादन पे कम ध्यान देंगे और बैंकिंग कार्य पर ज़्यादा ध्यान देंगे अगर हम पैसे से पैसा कमाने लगते हैं। उसका बहुत छोटा सा एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, जो शायद आप लोगों ने कभी नोटिस नहीं किया होगा। रुद्रपुर के अंदर एक फैक्ट्री है, बहुत बड़ी फैक्ट्री है, जो टाटा के बाद शायद के बहुत बड़ी फैक्ट्री है, अशोका लीलैंड। अशोका लीलैंड जो फैक्ट्री है वो बसें बनाती है, ट्रक बनाती है, पिकअप बनाती है, बड़े बड़े भारी वाहन बनाती है। और वो कंपनी ज़्यादातर मैंने देखा है कि साल में मुश्किल से 4 या 5 महीने चलती है, लगभग 6 महीने तो लगभग उसका काम बिल्कुल 10% ही रहता है, नगण्य रहता है, ना के बराबर रहता है। वहाँ पर जो वर्कर होते हैं उनको उस पीरियड में निकाल दिया जाता है, जब तक काम चलता है तब तक रखा जाता है। लेकिन सिर्फ वर्करों को निकालने से कुछ नहीं होता, वहाँ पर इतना ज़्यादा खर्चा होता है, बहुत सारा स्टाफ होता है, जो उनका अपना रखा हुआ स्टाफ होता है, परमानेंट स्टाफ होता है, उसको नहीं निकाल सकते, उनका भी खर्चा होता है। लेकिन फिर भी वो कंटिन्यूस लगातार रनिंग में है। इसके पीछे कारण क्या है? उसके पीछे कारण वही है जो मैंने आपको बताया। एक्चुअली ये जो अशोका लीलैंड कंपनी है, इसके जो मालिक हैं, ऑनर हैं, वो हिंदुजा ग्रुप है। अब हिंदुजा ग्रुप आपने देखा होगा, एक बहुत बड़ी बैंक भी चलाता है हिंदुजा ग्रुप की, है इंडसलैंड बैंक। इंडसलैंड करके एक बैंक है जो बहुत बड़ी प्राइवेट बैंक है, जो इसी हिंदुजा ग्रुप की है। इसके अलावा एक NBFC कंपनी भी है इसकी, हिंदुजा फाइनेंस के नाम से, जो आपने सुना होगा। बहुत सारे लोगों ने हिंदुजा फाइनेंस से बैंक लोन भी लिया होगा, होम लोन वगैरह या व्यापार लोन वगैरह। तो ये सब, अब जब उनको हमने एक लाइसेंस दे दिया, आज़ादी दे दी कि भाई आप इंडसलैंड बैंक से पैसा कमाओ लोन देकर ब्याज के रूप में, आप हिंदुजा फाइनेंस से पैसा कमाओ, तो फिर वो अपनी जो प्रोडक्शन लाइन है उनकी, अशोका लीलैंड कंपनी जो है, ये हिंदुजा ग्रुप की और जो कंपनियाँ होंगी उन पर ध्यान क्यों देंगे? वो तो सीधे सीधे पैसे से पैसा कमा रहे हैं, उनको ज़रूरत ही नहीं है। वो तो फेक फॉर्मेलिटी के लिए, नॉर्मलिटी के लिए, या खाली जनता को दिखाने के उद्देश्य से मात्र चला रहे हैं। पैसा तो जो मेन वो फाइनेंस कंपनी से कमा रहे हैं, बैंक से कमा रहे हैं। तो ये मैंने एक एग्जांपल के लिए दिया है, ऐसा मैं क्लियर नहीं कर रहा हूँ कि वो ऐसा कर रहे हैं, लेकिन ये हकीकत है कि हाँ, उनके पास एक बैंक है और फाइनेंस कंपनी भी है उनकी, हिंदुजा ग्रुप से, हिंदुजा फाइनेंस और इंडस बैंक। तो इस तरह के बहुत सारे एग्जांपल आपको मिल जाएंगे समाज में देखने के लिए। तो ये चीज़ें हैं मैं जो बताना चाह रहा था। दूसरी चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा था, इसका एक और पहलू है कि हम जो है नोट, जो करेंसी होती है, उस पर ब्याज नहीं ले दे सकते। उसका एक और कारण है, वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। ज़रा मैं इसको मिटा दूँ थोड़ा।
देखिए, जो बैंकिंग कार्य है वो सेवा कार्य है। कार्य दो तरह के होते हैं। कार्य दो तरह के होते हैं। एक होता है निर्माण कार्य, जिसमें हम किसी प्रोडक्ट का उत्पादन करते हैं, किसी आइटम को बनाते हैं, क्रिएट करते हैं। तो वहाँ पर एक कोई लिमिट नहीं होती कि हम कितना उत्पादन करें, कितना कम करें, कितना ज़्यादा करें। वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होती हैं कंपनियाँ, वहाँ पर ये काम होता है। इसके अलावा सेवा कार्य होता है। जितना भी हम बाकी कार्य करते हैं वो सब सेवा कार्य होता है। मनुष्य की सेवा करना, पानी पिलाना, यात्रा कराना, खाना खिलाना, नहलाना धुलाना, खाना बनाना, जो भी कार्य, पढ़ाना लिखाना, दवाई कराना, ये सब मेडिकल वगैरह, ये सारे के सारे सेवा कार्य में आते हैं। अच्छा, सेवा कार्य भी हमारे दो आधार पर होते हैं। एक होता है हमारा आइटम बेस और एक होता है हमारा ह्यूमन बेस। यात्रा, शिक्षा, शिक्षा, इस तरह से बहुत सारे कार्य होते हैं जो ह्यूमन बेस, जो आदमी को बेस बना के किए जाते हैं। आदमी की सेवा की जाती है या आदमी ही आदमी की सेवा करता है। तो इस तरह के जो कार्य होते हैं वो ह्यूमन बेस होते हैं। आइटम बेस जो होते हैं, इसमें कोई प्रोडक्ट होता है, उस पर काम किया जाता है। ये भी दो तरह का होता है। एक होता है तुम्हारा ट्रेडिंग और एक होता है जॉब वर्क। जॉब वर्क क्या होता है? जैसे कि कंपनियां जो होती हैं, बड़ी कंपनियां, जैसे निर्माण कंपनी है, वो कोई निर्माण कार्य कर रही है, तो उसके यहाँ छोटे छोटे पुर्जे बनते हैं, छोटे छोटे आइटम बनते हैं, तो उनमें छोटा छोटा और काम भी करना होता है। तो वो ये काम कराने के लिए अपने आइटम्स को एक लिमिटेड संख्या में किसी दूसरी कंपनी को भेज देती है, जिसको हम वेंडर भी कहते हैं। वेंडर कंपनी को भेज देती है। वो वेंडर कंपनी गिन के वो माल लेती है, उस माल पर उतनी क्वांटिटी पर काम करती है और उसको उतनी ही क्वांटिटी को वापस कर देती काम करके। मान लीजिए कोई एक बजाज कंपनी मोटरसाइकिल बनाती है, लेकिन वो मोटरसाइकिल की गियर बनाती है। अब उसने गियर का रॉ मटेरियल बनाया नहीं, फोर्जिंग बनाई, और फोर्जिंग के मान लीजिए उसने 10,000 पीस जो है एक दूसरी कंपनी को दे दिए। मान लीजिए बैरॉक नाम की कंपनी है, उसको दे दी। उससे कहा कि भाई आप इस गियर को ठीक करके हमको दे दो, इसमें छेद करके दे दो या कुछ और करके दे दो। तो बैरॉक कंपनी क्या करेगी? वो उसमें छेद करेगी, डिज़ाइन करेगी। डिज़ाइन करने के बाद में उन 10,000 आइटम्स को उस कंपनी को वापस कर देगी। परंतु इस प्रोसेस में ये हो सकता है कि वहाँ पर प्रोसेस करते समय, जॉब वर्क करते समय किसी आइटम पे वो आइटम क्रैश हो जाए या डिफ़ॉल्ट हो जाए, रिजेक्ट हो जाए। तो ऐसी स्थिति में ये तो संभव है कि 10,000 में से क्वांटिटी 9,000 रह सकती है, ख़राब हो सकता है, रिजेक्शन हो सकता है। परंतु ये कभी नहीं हो सकता कि 10,000 से 11,000 हो जाए, ये असंभव है। तो सेवा कार्य में ये जॉब वर्क होता है, तो जॉब वर्क में भी आइटम की क्वांटिटी नहीं बढ़ा सकते। दूसरा आता है ट्रेडिंग। जब माल बन के तैयार हो जाता है, जो फिनिश गुड होता है, उसको जनता के अंदर वितरित करने के लिए कुछ होलसेलर होते हैं या कुछ डीलर होते हैं। वो क्या काम करते हैं? फैक्ट्री से वो माल उठाते हैं और पब्लिक में भेज देते हैं, एक तरीके से टुकड़ों में देते हैं या थोड़ा थोड़ा करके दे देते हैं। तो ये ट्रेडिंग कहलाती है। अब यहाँ पर भी क्या होता है कि जितना माल वो लेते हैं उतना ही वो माल बाहर बेच सकते हैं और उतनी मात्रा को वो पब्लिक में बेच सकते हैं। जब उससे ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते। मान लीजिए उन्होंने किसी मेडिकल कंपनी से दवाई की पैरासीटामोल के उन्होंने 1,000 पत्ते लिए, पैकेट लिए, तो वो बाहर जो है पब्लिक में 1,000 पैकेट ही बेच पाएंगे, 11,000 नहीं कर सकते, या उससे 1,000 से ऊपर एक क्वांटिटी भी नहीं बढ़ा सकते। अगर वो बढ़ाते हैं या कोई भी ट्रेडिंग करने वाला परचेस से ज़्यादा अगर सेल करता है, तो सीधी सी बात है कि वो उसमें कुछ मिलावट की है, और मिलावट जो है वो दंडनीय अपराध है।
तो सीधे सीधे जहाँ बैंकिंग की बात आती है, आरबीआई पैसे का उत्पादन जरूर करता है, लेकिन उसके पीछे उसका गोल्ड स्टैंडर्ड होता है, उसके हिसाब से एक लिमिट में ही वो पैसे का उत्पादन कर सकता है, छाप सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। अब जो छप गया पैसा, उस पैसे की एक लिमिटेड मात्रा वो बैंक को देता है कि भाई आप जो है लोगों में बांटिए। अब ये बैंक क्या करते हैं कि उस पर ब्याज लगा लगा के उस पैसे को डबल ट्रिपल करते रहते हैं, बढ़ाते रहते हैं, जो कि इलीगल है। ब्याज जबकि छपाई नहीं होता है तो फिर उसको बंदा कहाँ से देगा। और अगर ये ऐसा कर रहे हैं तो ये हवाई पैसा है, मिलावट है, भ्रष्टाचार है और बहुत बड़ा अपराध है जो जनता को, देश को गर्त में धकेल रहा है। इस पर रोक लगनी चाहिए। अच्छा, कभी कभी बैंक वाले कहते हैं कि यार एक बात बताइए, मेरी बैंक वालों से बात होती रहती है कि यार जो आप कह रहे हो कि ब्याज लेना नहीं चाहिए बैंक को, तो बैंक तो ब्याज देती भी है, इसका मतलब बैंक तो गुनाह नहीं कर रही। इनका देखो भाई, ये एक सोचने का तरीका है। ये किसी पे वो एहसान नहीं कर रही है, बल्कि ये जो है बैंक का किसी को ब्याज देना, ये एक तरीके से लूटने का बहुत बढ़िया रास्ता है। जब किसी को लूटा जाता है तो उसको लालच दिया जाता है। देखिए, जब हम छोटे थे, गांव में रहते हैं या अब भी जाते रहते हैं, तो गांव में क्या होता था, लोग मच्छी मारने के लिए जाते थे। मच्छी मारने के लिए जाते थे, बंशी लेके जाते हैं, और वहाँ पे क्या करते हैं, जब उनको पता होता है यार यहाँ पर बड़ी बड़ी मछलियाँ मिलेंगी, तो वो क्या करते हैं, छोटी छोटी भूर टाइप की मछली होती है, छोटी सी मछली होती है या मैला जिसे बोलते हैं, उसको वो बंशी के कांटे में पिरोते हैं और उस पानी में डाल देते हैं। बाद में क्या होता है, वो बड़ी मछली जो होती है वो उसको खाने के चक्कर में फंस जाती है। तो एक तरीके से मछली से ही मछली का शिकार किया जाए। तो ब्याज से ब्याज कमाने का एक ये रास्ता है। बैंकें आपने देखा होगा ज़्यादा में ज़्यादा 4 से 7% से ऊपर वो कभी भी ब्याज देती नहीं है। वो भी मुश्किल से, जितना व्यापार करती हैं उसमें मुश्किल से वो 5% जगहों पर ही ब्याज देती हैं, 0 से 5%। बाकी लोग बैंकों में इतना पैसा होता ही नहीं लोगों के पास कि वो बैंकों से ब्याज ले पाएँ। और बाकी जो वो लगभग काम करती हैं, 90% जो काम करती हैं वो ब्याज लेने का काम करती हैं। तो देती बहुत छोटी मात्रा में है और लेती बहुत बड़ी मात्रा में। वही बात मैंने कही कि छोटी मछली से बड़ी मछली का शिकार करना, ये सिस्टम है बैंकों के द्वारा ब्याज देना और लेने का सिस्टम। तो बैंक वालों की बात में कभी नहीं आना चाहिए और इस चीज़ को उन्हें समझाना चाहिए, और उनको भी ये समझना चाहिए कि ब्याज एक अपराध है, क्योंकि उसका असलियत में मूल होता ही नहीं, वो छपता ही नहीं है, तो उसको कैसे लिया और दिया जा सकता है। अगर ये ले रहे हैं या दे रहे हैं, किसी को 4% या 7% दे रहे हैं, तो वो उस बंदे को या जनता को फांसने के लिए दे रहे हैं कि देखो भाई, हम भी ब्याज दे रहे हैं तो आपको भी ब्याज देना पड़ेगा। आपको ब्याज देना पड़ेगा, तो जनता जो है और बड़े काम करने के लिए वो ब्याज के रूप में लोन ले लेती है, उस पर हाँ करके, और बाद में जो कि देना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि रियलिटी यही है कि वो एक्चुअली में होता ही नहीं है जिसको कमाया जा सके। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि ब्याज के ऊपर अपनी बात रखिए, और मेरी बात अगर आपको सही लगी है या समझ में आई तो इसको और लोगों को शेयर करिए, मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट भी करिए, और इससे संबंधित अगर आपका कोई प्रश्न होता है तो वो भी करिए, ताकि मैं उसका एक कोई संतोषपूर्ण उत्तर दे सकूं आपके लिए, और मैं कोशिश करूंगा उसका उत्तर देने का। बस मैं यही कहना चाहता हूं। ये बहुत बड़ा टॉपिक हो जाएगा कि ब्याज जो है लेना और देना एक तरीके से दोनों ही गलत है, इससे छुटकारा मिलना चाहिए। लोन जो है ब्याज रहित होना चाहिए, हुनर के ऊपर ब्याज रहित लोन मिलना चाहिए। हुनर के अलावा इंसान की परिस्थितियां और उसकी डिग्री को भी देखना चाहिए। किसी भी बंदे को ये देख कर के भाई उसके पास 20 लाख की प्रॉपर्टी पहले से है तो हम उसको 10 लाख लोन दे देंगे, ये किसी की मदद करना नहीं है, बल्कि उसकी जो संपत्ति है उसको ध्यान में रखते हुए अपनी कमाई के उद्देश्य से आप उसको पैसा दे रहे हैं।
और हो सकता है कि आपका इसके ऊपर और ये उद्देश्य रहता हो कि भाई अगर वो नहीं दे पाएगा तो हम उसकी संपत्ति को हड़प कर लेंगे, उसकी संपत्ति से वसूल कर लेंगे। ये चीज़ है, ये किसी की मदद नहीं हुई भाई, ये ऑलरेडी पहले से ही सोचा समझा एक प्लान है किसी दूसरे की संपत्ति पर नज़र गड़ाने का। तो ये सब गलत चीज़ें हैं जो कि हिंदुस्तान में हो रही हैं। इनसे संबंधित युवाओं को आगे आना पड़ेगा, युवाओं को बोलना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तभी इस चीज़ का कोई ना कोई हल निकलेगा। और जब तक इसका हल नहीं निकलता है, आप लाख चिल्लाते रहिए, चिल्लाते रहिए कि विकसित हो जाएगा भारत, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, कुछ नहीं होने वाला। हम गर्त में जा रहे थे और गर्त में जाते रहे। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। जय हिंद, जय सुभाष, जय भीम।